और कैसे हैं? सब कुछ बढ़िया। हंसते रहने का, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का, थोड़ा बहुत सीखते रहने का, ग्रेजुअली सीखते रहने का। धीरे धीरे सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। पूरा मैथमेटिक्स फिजिक्स सीख जाएंगे और आराम से सब कुछ समझने का, रटने का कुछ भी नहीं है। सब कुछ समझने का, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो मान लिया जाए कोई फंक्शन है वन वेरिएबल का, y इक्वल टू एफ एक्स। सिर्फ वन वेरिएबल का फंक्शन है ये। इसको हम यदि ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से वन वेरिएबल का कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स करके। तो चेंज इन फंक्शन वन वेरिएबल में क्या होगा? चेंज इन when we move to from A to B, जब हम A से B में मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये एफ ए होगा A पॉइंट पे और B पे एफ बी होगा। तो चेंज इन फंक्शन when we move from A to B इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। ये होगा एफ बी माइनस एफ ए होगा जब हम ए से बी के तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको और कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैलकुलस में इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है। मान लिया जाए कि ये हम डेल एक्स वन, ये पूरा पार्ट को n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये डेल एक्स वन हो गया, डी एक्स वन हो गया, डी एक्स टू हो गया, डी एक्स थ्री हो गया, ये डी एक्स एन। मतलब ये छोटा छोटा टुकड़ा में हम मूव कर रहे हैं। तो डी एक्स वन मूव करेंगे तो ये फंक्शन में जो चेंज आएगा एफ ए प्लस डी एक्स वन आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर डी एक्स टू में मूव करेंगे तो ये चेंज आएगा, डी एक्स वन प्लस डी एक्स टू। तो ये जो चेंज आ रहा है ये डी एक्स वन है, ये डी एक्स टू है। तो डी एक्स वन में चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जो फंक्शन में चेंज आ रहा है एफ ए प्लस डी एक्स वन, और उसका जो मान होगा ये मान लिया जाए डी एफ वन है, इतना सा पॉइंट डी एफ वन है। तो इसका मान हो जाएगा डी एफ वन बटा डी एक्स वन इंटू डी एक्स वन। ये जो चेंज आया है ये डी एफ वन है। तो ये जो चेंज आ रहा है इस तरह से डी एफ टू बटा डी एक्स टू, ये जो फिर डी एक्स टू बढ़ेंगे तो उसमें जो चेंज आएगा डी एफ टू चेंज हो आएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ बढ़ जाएंगे तो ये इसका मान डी एक्स टू है। ये छोटा छोटा ये डी एफ वन चेंज आता है, फिर यहाँ पे डी एफ टू चेंज आता है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे डी एफ एन चेंज आता है, इस तरह से चेंज आता है। तो इसको टोटल चेंज को हम एफ एफ बी टोटल चेंज को हम लिख सकते डी एफ वन, ये डी एफ वन प्लस डी एफ टू प्लस इस तरह से डी एफ एन, ये लिख सकते हैं इंटू डी एक्स टू। फिर यहाँ से बढ़ते हैं
df1 df2 से dx2 बढ़ते हैं। ये df2 ए पे है, एफ ए से एफ ए प्लस dx1 हो गए, तो ये होगा, ये चेंज आया। फिर ए से जो है ये dx2 बढ़ेंगे, ए प्लस dx1 से dx2 बढ़ेंगे, तो ये चेंज आएगा। df1 ये टोटल चेंज हो जाएगा। df1 प्लस df2 प्लस जैसे कि यहाँ पे फंक्शन का मान है, ये fa बराबर 3 है और यहाँ पे 7 है, तो ये टोटल चेंज हो जाएगा 7 माइनस 3, वो बराबर हो जाएगा df1 प्लस df2 प्लस dfn। इस तरह से हो जाएगा, टोटल चेंज होएगा 7 माइनस 3, और इसका मान जो होगा क्या, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो ये चेंज जो आया है 7 माइनस 3 का आया है चेंज, और वो सारा चेंज किसके बराबर होगा, df1 प्लस df2 प्लस df3, इस तरह से करके ये सारा dfn, ये चेंज जो होगा टोटल मिला के 7 माइनस 3 4 के बराबर होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं df1 प्लस df2। अब df2 ये हो गया, तो df2 का मान हो जाएगा ये df1 बटा dx1, ये df2 बटा dx2 इंटू df2 बटा dx2 इंटू dx2, इस तरह से हो जाएगा df3 बटा dx3 इंटू dx3, इस तरह से प्लस dfn बटा dxn इंटू dxn, ये होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1, हम n पार्ट में बांटे हुए हैं पूरा पार्ट को, पूरा चेंज को, तो ये i इक्वल टू 1 से n dfi बटा dxi इंटू dxi, ये लिख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा, अब n को जो है इनफाइनाइट व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये जो है, ये जो पार्ट है ये सिमट के यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब लिमिट n जो डिवीजन किए हैं, n टेंड्स टू, ये जो डिवाइड किए हैं जो बढ़ने का क्रम को, तो ये जो हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू n dfi बटा dxi इंटू dxi। अब dfi बता dxi यही है, ये पॉइंट है, यही है क्या, df बटा dxi, या df1 बटा dx1 क्या है, या dfi बटा dx, तो ये लाइन है, यही लाइन है dfi बटा dxi। तो इसको हम लिख सकते हैं df1 बटा dx1 भी लिख सकते हैं, df2 बटा dx2 भी लिख सकते हैं, df3 बटा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये जो हो जाएगा dfi बटा dxi, ये एकदम सिमिट के ये पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है फंक्शन हो जाएगा fx हो जाएगा, बहुत इनफाइनाइट के करीब आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे जो है df बटा dxi, ये लाइन जो है
श्रिंक होते हुए सी में n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यही पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, fx है, ये fx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसी को समेशन को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। छोटा सा एलिमेंट, इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बाउंड्री के बीच, तो वही हो जाता है इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए लिमिट ए से बी तक हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, ए टू बी, ये जो हो जाता है श्रिंक होके fx हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं fx dx। तो हम देख रहे हैं चेंज इन फंक्शन, चेंज इन function when we move from a to b, when we move from a to b इक्वल टू हो जाता है fb माइनस fa इंटू fx dx। बाउंड्री जो है बी से ए जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए टू फ्रॉम ए टू बी, तो ये हो जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से बिताते हैं थोड़ा। चेंज इन फंक्शन इक्वल टू हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते, ए टू बी डी एफ वाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं ए टू बी। तो चेंज इन फंक्शन इक्वल टू डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, चेंज को इंटीग्रेशन of derivative of function equal to difference of function at limits or at boundary points, difference of function at boundary points, difference of value of function at boundary points, ये लिख सकते हैं। तो चेंज ऑफ फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, जो चेंज आ रहा है फंक्शन में, वन वेरिएबल के फंक्शन में, वो बाउंड्री पॉइंट्स पे जो वैल्यू रहता है उसका डिफरेंस बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन के। यहाँ देख रहे हैं डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स होगा ए टू बी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन के बराबर होता है। अब यदि हम 3 डायमेंशन में जाते हैं, ये वन वेरिएबल का फंक्शन है, यदि 3 वेरिएबल का फंक्शन कंसीडर करते हैं, एफ एक्स एफ फाई जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का 3 वेरिएबल का, उसमें जो चेंज आएगा
वो भी इसी तरह से आएगा। तो फ्री वेरिएबल के फंक्शन में फ्री वेरिएबल का फंक्शन में 3 डिफरेंशिएशन आता है, एक ग्रेडियंट आता है, एक डाइवर्जेंस आता है और एक कर्ल आता है। तो व्हेन वी कंसीडर फ्री वेरिएबल तो 3 तरह का डिफरेंशिएशन होता है। एक जो होता है क्या, ग्रेडियंट, एक होता है 3 वेरिएबल का कोई फंक्शन है फाई एक्स वाई जेड का, तो उसका 3 तरह का डिफरेंशिएशन होता है। ग्रेडियंट ये डेल फाई होता है और ये होता है डाइवर्जेंस। ये स्केलर फंक्शन के लिए स्केलर 3 डायमेंशनल फंक्शन है, तो उसका चेंज ग्रेडियंट से पता चलता है, और वेक्टर फंक्शन है तो उसका चेंज जो है ये डाइवर्जेंस और कर्ल से पता चलता है। इन तीनों से ही फ्री वेरिएबल के फंक्शन का चेंज का पता चलता है। यदि स्केलर फंक्शन हो तो ग्रेडियंट से उसमें चेंज का पता करते हैं, और वेक्टर फंक्शन हो तो डाइवर्जेंस और कर्ल से पता करते हैं। तो वन वेरिएबल के फंक्शन के लिए एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये हो गया, तो उसी तरह ग्रेडियंट के लिए एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है। अब 3 वेरिएबल का फंक्शन है, वो उसका 3 तरह से डिफरेंशिएशन होता है। एक में चेंज यदि स्केलर फंक्शन है तो वो डेल फाई से उसका चेंज का पता चलता है, डाइवर्जेंस से और कर्ल से वेक्टर फंक्शन है तो उस तरह से उसका पता चलता है। 3 तरह से इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो डिराइवेटिव जो है 3 तरह का होता है फ्री वेरिएबल फंक्शन में। तो ग्रेडियंट के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है, और डाइवर्जेंस के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस है, और कर्ल के लिए जो है ये कर्ल के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल है। तीनों हर एक डिराइवेटिव के लिए एक एक थ्योरम है फंडामेंटल। जो इसको जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको स्टोक्स थ्योरम भी बोलते हैं। स्टोक्स थ्योरम। अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट को। इसको लिखते हैं चेंज इन फंक्शन के चेंज को ही डिराइव कर रहे हैं इस तरह से। व्हेन वी मूव 3 डायमेंशन में है तो एक चेंज जो होगा 3 स्केलर फंक्शन है 3 वेरिएबल का, तो वो ग्रेडियंट से चेंज पता चलेगा, और यदि वेक्टर 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका चेंज डाइवर्जेंस और कर्ल से पता चलेगा। हर एक के लिए एक एक थ्योरम है, हर एक डिराइवेटिव के लिए एक एक थ्योरम होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल। तो पहले लिख लेते चेंज इन फंक्शन व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, इक्वल टू हो जाएगा
एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे ए जो होगा ये भी 3 वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड, x1 y1 z1 से लेके बी भी जो होगा x2 y2 z2 होगा, और fx जो होगा फाइव xy z होगा, और उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा फाइव xy z, ये हो जाएगा डी फाइव, पहले इसी को लिख लेते हैं, मैंने भी चेंज फ्रॉम वन वेरिएबल को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बी टू ए, उसके लिए अलग अलग थ्योरम लिखेंगे, उसमें ये डेरिवेटिव को लिखेंगे। एफ व्हेन वी मूव फाइव, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम एफ ए बी, एफ पी माइनस एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा एफ ए टू बी डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जा रहा है वन वेरिएबल फंक्शन में। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट को देखते हैं। पहले देखते, एक एक करके तीनों को देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, तो इसमें जो है, मान लिया जाए कोई फंक्शन है फाइव एक्स वाई जेड, स्केलर फंक्शन है, उसी का ग्रेडियंट निकलता है, तो उसमें जो चेंज आएगा उसको कैसे लिखते हैं, डेल फाइव ओवर डेल एक्स, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, पार्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई जेड को कांस्टेंट रख रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसी तरह फिर डेल फाइव बाय डेल वाई होगा, डेल फाइव, इसमें टोटल डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं फंक्शन को, पार्ट में हम डिफरेंशिएट करें, पहले वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसी तरह फिर एक्स जेड को कांस्टेंट रखेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ये बराबर हो जाएगा डी फाइव बराबर हो जाएगा इंटू डी एक्स, टोटल जो चेंज आएगा उसको इस तरह से लिखेंगे, डेल फाइव बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड इंटू डी जेड। इसको हम लिख सकते हैं डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई आई जे प्लस डी जेड के, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो है एक वेक्टर है, यही है ग्रेडियंट डेल फाइव डॉट, ये जो है डीएल है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं ये सारा चीज, ये है लाइन इंटीग्रल में पढ़े हुए हैं, ये डीएल एलिमेंट है, इनफिनिटेसिमल एलिमेंट जो है, उसी पाथ में हम जा रहे हैं, कोई भी पाथ हो सकता है, कर्व हो, लाइन में हो, चाहे कैसा भी पाथ हो, उसमें इनफिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट है डीएल, तो इसको लिख सकते हैं डेल फाइव डॉट डीएल, डेल फाइव डॉट डीएल, ये लिख सकते हैं।
अब जो है ये हो गया d5। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा फिर d5 इक्वल टू डेल फाइ डॉट dl, इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे हम जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि कोई स्केलर फंक्शन है, उसमें हम a से b के बीच जा रहे हैं। यहाँ पे जो है 3a पॉइंट भी 3 वेरिएबल में है, x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे जा रहे हैं, पॉइंट पे a से b जा रहे हैं। तो यहाँ पे a से x1 y1 z1 से जा रहे हैं x2 y2 z2 पे। ये भी हो जाएगा d5 इक्वल टू ये a से x1 y1 z1 से x2 y2 z2, ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसका मान जो हो जाएगा फाइ a फाइ b, ये b पॉइंट है, तो फाइ b ये x2 y2 z2 है, माइनस फाइ a ये x1 y1 z1 है, तो इतना बराबर हो गया ये a x1 y1 z1 पॉइंट से, ये b x2 y2 z2 पॉइंट से, ये डेल फाइ डॉट dl। तो हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये इंटीग्रेशन है बाउंड्री लिमिट का, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, वो डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन बाउंड्री पॉइंट पे b पे जो वैल्यू है, उसके बाद a पे जो वैल्यू है उसके बराबर हो गया। तो इस तरह से फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो है वही चीज़ है जो वन वेरिएबल फंक्शन में जो था, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बाउंड्री पॉइंट। ये डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स है, ये इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है एट बाउंड्री पॉइंट्स है। तो इस तरह से देख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो है, ये वही चीज हो जाता है जो वन वेरिएबल में हो रहा था, वही चीज 3 वेरिएबल में भी हो रहा है। तो ये स्केलर फंक्शन के लिए हो गया। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट क्या हो गया, फाइ b जो x2 y2 z2 बाउंड्री पे है, माइनस फाइ a जो x1 y1 z1 पॉइंट पे एक a बाउंड्री, इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाइ डॉट dl, इसके हो गया। और ये हो गया a, ये x1 y1 z1 से लेके, यदि हम a से b पे हम मूव करते हैं 3 डायमेंशनल 3 वेरिएबल के फंक्शन में, यदि हम a से b पे मूव करते हैं तो उसमें जो चेंज आएगा उसके बराबर हो जाएगा डेल फाइ डॉट dl
x1 y1 z1 से मूव कर रहे हैं x2 y2 z2 पे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये लिखते हैं डाइवर्जेंस। इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं। अब जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट में ये है, डेरिवेटिव का दो तीन तरह का चीज होता है। डीएल जो हम लोग लाइन इंटीग्रल, एरिया सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल निकाले थे, उसमें जो तीन तरह का एलिमेंट आ रहा था, डीएल, डीए और डीवी, तीन तरह का एलिमेंट आ रहा था। तो यदि हम इसके अनुसार चलते हैं, df बाई dx डेल डॉट फाई लेते हैं। ये एक थ्री वेरिएबल का इस वेक्टर फंक्शन है, उसमें जो चेंज है उसको हम इसके फॉर्म में लिख रहे हैं। तो डेल डॉट फाई, अब चूंकि डेल डॉट फाई जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, डेल डॉट फाई स्केलर क्वांटिटी है, और इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डेल डॉट फाई से ये डीवी करेंगे, ये वेक्टर तो कर नहीं सकते हैं, क्या कि स्केलर और वेक्टर के बीच तो कुछ स्केलर और वेक्टर के बीच तो ये अलजेब्रा होगा नहीं। तो डेल डॉट फाई को डीवी, डेल डॉट फाई ये डीवी करेंगे, तभी हम मेरा ये स्केलर क्वांटिटी आएगा। डीए करेंगे तो ये एक वेक्टर आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन जो है स्केलर होता है, तो इसको जो है इंटीग्रेशन को स्केलर रखने के लिए डेल डॉट फाई के साथ डीवी करना पड़ेगा। चाहे कि डेल डॉट फाई एक स्केलर है, ये स्केलर रखना है इंटीग्रेशन को, और इसको डीवी के साथ ये अलजेब्रिक डीवी रखना पड़ेगा, ताकि ये पूरा जो है स्केलर क्वांटिटी रहे। अब डेल डॉट भी फाई डीवी इक्वल टू हो जाएगा, अब डीवी है तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, ये मतलब ट्रिपल इंटीग्रल भी लगा सकते हैं इसमें, ये वॉल्यूम। अब ये एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिए, कोई भी वॉल्यूम का बाउंड्री एक सरफेस होता है, या बाउंड्री पे जाना है फाई बी माइनस फाई ए, बाउंड्री पे यहाँ पे तो लाइन था या कोई पाथ था, तो उसका पॉइंट था कि ए और बी ले लिए बाउंड्री। लेकिन इसमें जो है वॉल्यूम में इसका बाउंड्री जो है एक क्लोज सरफेस होगा, तो इधर जो आएगा क्लोज सरफेस, और ये सरफेस एरिया का एलिमेंट, सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस हो जाएगा ये फाई डीए, ये हो जाएगा। तो एक सरफेस लेना पड़ेगा। अब ये चूंकि स्केलर फंक्शन है फाई होगा, ये वेक्टर फंक्शन है, तो इसको हम वेक्टर लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा डेल डॉट फाई, वेक्टर के साथ डॉट होगा, ये फाई, ये डॉट डीए होगा। यहाँ पे एरिया एलिमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये हो जाएगा। और इसका चूंकि बाउंड्री जो है वॉल्यूम का एक क्लोज सरफेस होता है, तो इसमें ये गोला लगाना पड़ेगा क्लोज सरफेस के लिए। तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं, तो इसका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो हो जाएगा डेल डॉट फाई डीवी
डॉट करेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के साथ इंटीग्रेशन स्केलर होना चाहिए, तो उसको स्केलर से ही अलजेब्रा करना पड़ेगा, स्केलर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इंटीग्रेशन स्केलर रहेगा। तो इसको डेल डॉट फाई डी भी करेंगे। और इधर चूंकि इसका बाउंड्री एक वॉल्यूम का बाउंड्री एक क्लोज सरफेस होता है, इसलिए क्लोज सरफेस का इधर इंटीग्रल लेना पड़ेगा, क्लोज सरफेस बाउंड्री। उसके बाद ये बचा, जब वेक्टर है, वेक्टर के साथ एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं, ये एफ बी माइनस एफ ए ले रहे हैं, तो बाउंड्री जो है फाई लेंगे, फाई डेल फाई डॉट ये डॉट करेंगे, तभी जो है स्केलर, ये इधर स्केलर है तो इधर भी स्केलर आएगा। तो इसको बच गया डीएल एलिमेंट तो कंसीडर हो गया है, बच गया डीए और डीवी। तो अब डीए इसमें करना पड़ेगा, फाई डॉट डीवी तो कर नहीं सकते, डीवी स्केलर है, तो फाई डॉट डीए ही होगा, तभी ये स्केलर आएगा। तो इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो ये हो गया फाई डॉट डीए, काहे कि इसको स्केलर है इधर, तो इसको भी स्केलर रखना पड़ेगा। तो ये फाई वेक्टर है, फाई वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तभी स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो ये एरिया वेक्टर है, तो इसको हम डबल भी लिख सकते हैं, ओवर एरिया ए या ओवर एस। तो इतना बराबर हो जाएगा डेल डॉट फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर एरिया ए फाई डॉट डी ए। इसका मीनिंग सिंपल सा होता है, कहीं पे मोमबत्ती जल रहा है या अगरबत्ती जल रहा है, इस तरह से जल रहा है, तो इससे जो निकल रहा है धुआं, कोई चीज मतलब कहीं पे वेक्टर फील्ड है, डेल डॉट फाई डीवी, मतलब यहाँ पे डाइवर्ज जो हो रहा है इस डीवी वॉल्यूम में, ये कोई वॉल्यूम है उसी का इंटीग्रेशन है। मतलब इस वॉल्यूम में कोई चीज जो निकल रहा है उसका मान, उसका टोटल मान है, यहाँ पे कोई चीज निकल रहा है, निकल के बाहर जा रहा है, तो ये सरफेस से जो वॉल्यूम बन रहा है, इस वॉल्यूम में कितना कोई चीज, कितना सा धुआं निकल रहा है, उसका मान है ये। अब ये जो कुछ निकल रहा है धुआं, वही तो ये सरफेस से बाहर आएगा, यही सरफेस से नॉर्मली जो बाहर आएगा उसी का मान है फाई डॉट डीए। तो ये फाई, जितना ये कोई धुआं का कोई फील्ड बन रहा है, अगरबत्ती का धुआं का कोई फील्ड बन रहा है वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी फील्ड जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वही कह रहा है डेल डॉट फाई डीवी। इस भी वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर दिए, तो ये जो सरफेस भी वॉल्यूम बना रहा है, उस वॉल्यूम में कितना अगरबत्ती का धुआं का वेलोसिटी का जो फील्ड, वेक्टर फील्ड बन रहा है, कितना वेक्टर जो है जनरेट हो रहा है वेलोसिटी का, वो ये उस वॉल्यूम में उसका ये मान है। अब वही धुआं जो है ये सरफेस से निकलेगा, जैसे कि यहाँ से निकल रहा है, तो ये इस पॉइंट, किसी न पॉइंट पे तो ये नॉर्मल होगा, इसका वेलोसिटी ये पूरा घिरा हुआ है, तो किसी न किसी पॉइंट पे नॉर्मली ये बाहर निकलेगा। इसको टकराने का कोई न कोई पॉइंट ये क्लोज्ड है, तो वहाँ पे ये नॉर्मली टकराएगा। तो नॉर्मली जितना धुआं निकल जाएगा उससे, उसी का मान है फाई डॉट डीए। मतलब ये जो वेलोसिटी का, अगरबत्ती का धुआं का जो वेलोसिटी फील्ड बन रहा है, वो जो वेलोसिटी वेक्टर जो है, वो वेलोसिटी वेक्टर ये सरफेस से जो टकरा रहा है नॉर्मली निकल जा रहा है, मतलब सरफेस से जो नॉर्मली बाहर आएगा वो तो वही होगा जो कि अंदर में है, जितना धुआं, मतलब जो अंदर में है डेल डॉट फाई डीवी है,
जो जनरेट हो रहा है, जो अंदर का धुआं, वही डेल डॉट फाइव dV है इस वॉल्यूम में, भी वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो ये जो सरफेस वॉल्यूम बना रहा है, उसमें जो जितना सा धुआं जनरेट हो रहा है, वही धुआं बाहर निकलेगा, बाहर निकल रहा है, वही इस सरफेस से जो छोटा छोटा छेद है उससे बाहर निकलेगा, वही धुआं इससे जो है बाहर निकलेगा। तो ये दोनों का वही तो सेम, तो मतलब जितना जनरेट हो रहा है उतना ही बाहर आएगा। मतलब कहने का मतलब है, ज्योमेट्रिकली समझने का है कि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, जो वेक्टर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल है किसी क्लोज सरफेस में, वो बराबर हो जाता है क्लोज सरफेस के सरफेस इंटीग्रल के बराबर। इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो धुआं यहाँ जनरेट हो रहा है, अगरबत्ती के धुआं का जो वेलोसिटी फील्ड बन रहा है, उसका वेलोसिटी जो जनरेट हो रहा है वेलोसिटी, वही धुआं जो है बाहर निकलेगा इस सरफेस से। मतलब इस सरफेस, क्लोज सरफेस का इंटीग्रल निकाल लेंगे, वो सारे वेलोसिटी अगरबत्ती के धुआं का वेलोसिटी फील्ड का वो वही मान होगा जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मतलब डाइवर्ज हो रहा है। ये जो वेक्टर फील्ड बन रहा है, जो कोई चीज़ निकल रहा है वहाँ अंदर, वो उतना ही वो बराबर है जो जितना बाहर निकल जा रहा है। जो जनरेट हो रहा है वो उतना ही बराबर है जो जितना बाहर निकल जा रहा है सरफेस से। तो ये यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। इसको स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इस तरह से देख लिए कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ कोई भी चीज निकल रहा है इस जितना वॉल्यूम में, वही उतना ही चीज बाहर जाएगा। कहने का मतलब है डेल डॉट फाइव dV इक्वल टू डेल फाइव डॉट dA का मतलब जितना चीज बाहर निकल रहा है उतना ही सरफेस से नॉर्मली बाहर जाएगा। तो इस तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस हो गया। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल। अब जो है फिर यहाँ पे चलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन, ये है डिराइवेटिव, तो डेल क्रॉस फाई। अब ये स्केलर होना चाहिए, ये पूरा होल जो है इंटीग्रेशन स्केलर होना चाहिए। तो इसको जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जो है तीन चीज था, dl, dA और dV। तो इसको जो है वेक्टर से करना पड़ेगा। और हम लोग कौन कौन सा ले चुके हैं, dA ले चुके हैं, dV ले चुके हैं। तो हम लोग इसमें जो है एक तो dl ले चुके हैं, dV हम ले चुके हैं। तो अब जो बच जाता है dA बच जाता है, एरिया वेक्टर dA। तो डेल क्रॉस फाई डॉट dA करेंगे, कोई वेक्टर से ही डॉट करेंगे तभी इंटीग्रेशन जो है स्केलर रह पाएगा। तो डेल फाई डॉट dA इक्वल टू हो जाएगा। अब कोई एरिया है, उसका बाउंड्री जो है एक क्लोज सरफेस होता है, क्लोज लाइन होता है, क्लोज कर्व होता है, ये क्लोज कर्व। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पूरा सरफेस इंटीग्रल है।
इक्वल टू हो जाएगा क्लोज लाइन क्लोज कर्व सी। अब जो है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जो है फाई है, फाई फंक्शन जो है फाई है, लास्ट वाला डेरिवेटिव बचा है तो डेल क्रॉस फाई डॉट करना पड़ा, कहा है कि डीएल तो ले चुके हैं, डीएल और डीवी बच गया डीए, तो डॉट डीए कर दिए। अब जो है फाई डॉट, ये स्केलर रखना है तो इसको डॉट करना पड़ेगा, फाई डॉट डीएल। यही होता है स्टोक्स थ्योरम। डेल क्रॉस फाई कर्ल वाला, कर्ल जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल भी बोलते हैं, डेल क्रॉस फाई डॉट डीए सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू फाई डॉट डीएल। ये हो जाएगा डेल क्रॉस फाई डिराइवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ले लिए। अब इंटीग्रेशन को हमको ये स्केलर रखना है तो इसको डॉट कर लिए डीए से, डीए से इसलिए डॉट किए, डीए और डीवी पहले दो फंडामेंटल थ्योरम में ले चुके हैं तो बच गया डीए, तो डीए से डॉट किए तो इसका अब सरफेस इंटीग्रल हो गया ये। तो सरफेस इंटीग्रल का बाउंड्री एक क्लोज कर्व होता है, तो यहाँ पे क्लोज कर्व लिए और उसके बाद फंक्शन के साथ जो बाउंड्री लगेगा फाई डॉट, ये इसको आना चाहिए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर लाने के लिए इसको डीएल से डॉट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम याद रखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल को। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग वास्तव में ये जो कह रहा है क्या कह रहा है। तो मान लिया जाए कि ये कोई वेक्टर फील्ड में ये कोई सरफेस रखा हुआ है, कोई वेक्टर फील्ड में ये फाई का वेक्टर फील्ड है, उसमें डाइवर्जेंस में क्या देखे थे, वेक्टर फील्ड में फाई वेक्टर ये वॉल्यूम रखा हुआ है कोई, डाइवर्जेंस में देखे थे कि जैसे कि इसके अंदर ये वेक्टर फील्ड बन रहा था, ये यहाँ पे अगरबत्ती जलाने से यहाँ लाइट या कोई लाइट जल रहा है तो उससे जो लाइट आ रहा है वो जो वेक्टर फील्ड बना रहा है, ये सारा वही कितना बाहर निकल जाएगा उसके सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। यही हम देखे थे डाइवर्जेंस में। तो इसमें जो है कर्ल थ्योरम में ये वेक्टर फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है, तो उस सरफेस का कह रहा है सरफेस इंटीग्रल जो है उस वेक्टर फील्ड का उस सरफेस इंटीग्रल बराबर होता है लाइन इंटीग्रल के, बाउंड्री के लाइन इंटीग्रल के। मतलब इसको यदि हम मिटा दें अभी यहाँ पे वेक्टर फील्ड में ये रखा हुआ है तो इसका सरफेस इंटीग्रल जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा ये कर्व के लाइन इंटीग्रल के। ये सरफेस में कोई ये सरफेस रखा हुआ है वेक्टर फील्ड में, तो उसका जो है सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा बाउंड्री पे जो कर्व बन रहा है उसके लाइन इंटीग्रल के बराबर। यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। वो कैसे होता है, वो वास्तव में कैसे हो जाता है वो देखते हैं। मान लिया जाए इसको हम बहुत सारा टुकड़ा में बदल दिए, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा इस तरह से बदल दिए। अब जो है यहाँ पे इस तरह से इसका लाइन इंटीग्रल होगा, इसका हो जाएगा ऐसे ऐसे, इसका ऐसे होगा और इसका फिर से ऐसे हो जाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल और ये लाइन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से ये हो जाएगा। अब
इसका लाइन इंटीग्रल ये है, अब फिर से ये लाइन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। फिर से इसका लाइन इंटीग्रल इस तरह से जाएगा, तो ये लाइन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये सारा ये लाइन इंटीग्रल, 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 फिर ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इधर से ये आ रहा है, ये लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल, ये, तो बीच वाला सारा लाइन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। ये सारा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो जो लाइन इंटीग्रल बन रहा है, ये स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, तो यहाँ का लाइन इंटीग्रल प्लस ये लाइन इंटीग्रल बच जाएगा, अंदर वाला लाइन इंटीग्रल ये इतना सा बच जाएगा। अब इस तरह से इधर इस डायरेक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये लाइन इंटीग्रल और ये लाइन इंटीग्रल ये कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर का सारा लाइन इंटीग्रल कैंसिल होके ये सिर्फ बाहर वाला जो है ये लाइन इंटीग्रल बच जाएगा। तो ये सारा सरफेस का जो है सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। यदि छोटा छोटा एलिमेंट में हम, ये बहुत बड़ा हो गया तो उसको छोटा छोटा पार्ट में हम डिवाइड कर दें, इन्फिनिटेसिमल पार्ट में, तो अंदर का सारा इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो जो बाहर जो लाइन इंटीग्रल बचता है वही इसके वेक्टर फील्ड का जो कर्लिंग का नेचर होता है, जो घुमा रहा है, ये वेक्टर फील्ड को घुमा रहा है, मतलब यहाँ पे कर्ल कर रहा है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है ये छोटा सा, इसको जो कर्ल कर रहा है, घुमा रहा है इस तरह से, तो ये सारा को सम घुमाने वाला हर एक एलिमेंट को यदि सम करेंगे तो अंदर वाला कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बाहर वाला लाइन का लाइन इंटीग्रल रह जाएगा। इस तरह से समझने का, अंदर में कोई घुमा रहा है इस तरह से, यहाँ पे कोई इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट लिए हैं, यहाँ इतना छोटा, उसको जो घुमा रहा है मतलब ऐसे कर्ल कर रहा है, उसको जो है इस तरह से कर्ल करेगा, तो अंदर वाला सारा एलिमेंट एक दूसरे को एरिया एलिमेंट का घूमने का जो है, हर एक एरिया एलिमेंट का अंदर वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बाद में जो बचेगा ये बाहर वाला बाउंड्री के पास जो लाइन बचेगा, उसी पे जो कर्लिंग इफेक्ट जो है वो बराबर हो जाएगा बाहर वाला लाइन को कितना कर्ल कर रहा है, कितना घुमा रहा है, तो उसी को बता रहा है क्या, ये जो कर्ल का किसी भी सरफेस के अंदर जो कर्लिंग इफेक्ट आता है उस सरफेस पे वो बराबर होता है बाहर वाला बाउंड्री पे जो कर्लिंग इफेक्ट आ रहा है उसके सम के। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तीनों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल। फंडामेंटल थ्योरम जो है कैलकुलस का यही सिंपली करता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बाउंड्री पॉइंट्स, हर एक में वही था। क्योंकि लाइन इंटीग्रल में ये पाथ कर्व रहता था इसलिए एफ बी माइनस एफ ए हुआ, डाइवर्जेंस में एक वॉल्यूम इंटीग्रल होता है तो उसमें बाउंड्री एक क्लोज सरफेस होता है, तो इधर क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल बराबर हो गया डेल डॉट फाई में, डेल क्रॉस फाई में एक लाइन का जो लाइन इंटीग्रल होगा बाउंड्री का उसके बराबर हो जाता है। ये पूरा सरफेस में जो कर्लिंग इफेक्ट आ रहा है वो बाहर वाला बाउंड्री वाला लाइन में जो कर्लिंग इफेक्ट आ रहा है लाइन इंटीग्रल
उसके बराबर हो जाता है। इस तरह से यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इस तरह से सारा चीज आराम से डिटेल में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। और इसको समझने में सिर्फ यही समझना है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन है, बाउंड्री पॉइंट्स होता है। और हम देख चुके हैं इसका मान जो है a टू b एफ एक्स डी एक्स एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू ये इस तरह से होता है। इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बस थैंक यू। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ आराम से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करने का। हम तो इस तरह से समझा रहे हैं कि आराम से सब कुछ समझ में आ जाए। पूरा क्लियर कर, अपने तरफ से पूरा क्लियर करके समझा रहे हैं। कोई भी चीज़ टफ नहीं है, यदि वो उसको सही से समझा दिया जाए वो बहुत ही आसान हो जाता है समझने में। थैंक यू।